जब भी हम मोबाइल फोन में कैमरा की बात करते हैं हमारे दिमाग में हमेशा आईफोन या गूगल पिक्सल का नाम आता है। कभी हमारे दिमाग में वीवो का नाम क्यों नहीं आता। मतलब बात की जाए तो वीवो ने अपना X70 Pro Plus यहाँ पे निकाला है और देख के अब ऐसा लग रहा है कि जितनी टेक्नोलॉजी जो सारी चीजें वो यहाँ पे कर सकते थे वो कर दी। और ऐसा ही नहीं सिर्फ एक बड़ा इमेज सेंसर उठा के डाल दिया, वो नहीं, यहाँ पे बड़ा इमेज सेंसर तो उन्होंने डाला है लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी करी जो दूसरी कंपनीज नहीं कर रही और खुद की यहाँ पे चीजें डेवलप करी। जैसे बात करें, खुद का एक इमेज प्रोसेसर यहाँ पे उन्होंने डेवलप कर दिया जो कि V1 चिप होती है। कार्ल ज़ीस के लेंसेज को इंप्लीमेंट किया गया है, गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा को इंप्लीमेंट किया गया और सॉफ्टवेयर पे भी यहाँ पे काम किया गया कि सॉफ्टवेयर में फीचर्स भी दो और प्लस ऐसी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करो जो इसे दूसरे कैमरा से काफी स्टैंड आउट कर जाए। और देख के ऐसा लग रहा है कि इस साल जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनमें से शायद सबसे बेस्ट पॉसिबल कैमरा आपको वीवो के X70 Pro Plus का देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्या सारी चीजें सही में अच्छी हैं या कुछ चीजें खराब भी है, प्रोज कॉन्स के सबके बारे में बात करने वाले, वीडियो को पूरा एंड तो देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते वीडियो की और सबसे पहले बात करते वीवो के X70 Pro Plus कैमरा की। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो वीवो ने ये किया कि जो स्नैपड्रैगन 888 होता है, ऑब्वियसली ये इंडिया का फर्स्ट फोन हो जाता है जिसमें स्नैपड्रैगन 888 प्लस देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यह कि ये इसके ISP से रिलाई करने से बेटर इन्होंने अपनी खुद की जो V1 चिप होती है उसके ऊपर रिलाई किया ताकि जो इमेज प्रोसेसिंग खुद की जो एल्गोरिथम्स बनाई है वो यहाँ पे खुद इनकी V1 चिप हैंडल कर सके। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कंपनी ने अपनी खुद का एक इमेज प्रोसेसर यहाँ पे बनाया। गूगल के पुराने फोन में पिक्सल विजुअल कोर चिप आती थी, सिर्फ वो यही काम करती थी और इसलिए गूगल के फोन में कैमरा अच्छा होता था और वैसी चीज यहाँ पे वीवो ने भी करने की कोशिश करी है। इसके साथ ही बात करें यहाँ पे ओवरऑल जो इमेज सेंसर्स होते हैं वहां पर भी उन्होंने अच्छा सा काम किया। जैसे बात करें 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN1 इमेज सेंसर देखने को मिलता है आपको। ये f/1.57 के अपर्चर के साथ देखने को मिलता है, 4:1 पिक्सल बिनिंग होती है, 12.5 मेगापिक्सल में आउटपुट लेता है। और ओवरऑल बात करें तो इस फोन के अंदर आपको लगभग 4 कैमरा देखने को मिलता है, चारों के चारों में आपको OIS स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, हार्डवेयर वाला, सॉफ्टवेयर वाला नहीं। और ये कुछ चीजें जो इसको स्पेशल बनाती है। लेकिन बात किया जो 50 मेगापिक्सल से जब मैंने इमेजेस ली तो यहाँ पे जो इमेजेस की जो आउटपुट यहाँ पे देखने को मिला तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा था। पहली बात तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डे लाइट के अंदर इमेजेस नहीं ली, यहाँ पे मैंने लो लाइट के अंदर भी और नाइट मोड का काफी अच्छे तरीके से यूज किया ताकि लो लाइट के अंदर क्वालिटी पता तो चले कि एग्जैक्टली क्वालिटी कैसी आ रही है। और मैं आपको बता सकता हूँ जहां बिल्कुल अंधेरा जैसा होता है ना वहां भी काफी ज्यादा ब्राइट इमेजेस ले लेता है। ये काफी अच्छा फीचर लगा इसका, यानी कि 50 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर का काफी अच्छे तरीके से यूज हो रहा है और वहां पे OIS भी है और अब काफी अच्छी यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है। इसके साथ ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में आपको 48 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर है। लेकिन बात यह कि यहाँ अल्ट्रा वाइड के अंदर आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिलता है। जितने भी फोन मार्केट में आते हैं किसी भी फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर OIS नहीं आता, यहाँ पे गिम्बल स्टेबलाइजेशन डाला। अब गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखा जाए तो लोग के मन में डाउट आता है ना कि कुछ गिमिक को OIS का नाम बदल दिया। एग्जैक्टली गिम्बल स्टेबलाइजेशन सच में काम करता है। यहां तक कि अगर आप इसे कैलिब्रेट करेंगे तो पूरा जो लेंस होता है उसका मूवमेंट भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मूव होता है। और इसका बेनिफिट यहां पे फोटोग्राफी, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस अगर आप फोटोग्राफ ले रहे हैं उसके अंदर, लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो और एक सुपर स्टेबल मोड ऑन कर रखा है, आपका फोन कितना ज्यादा भी शेक हो जाए आप एक स्टेबल वीडियो ले सकते हैं। यानी आप गाड़ी पे जा रहे हैं, अपने फोन को लगा दिए साइड पे, आप एक स्मूथ वीडियो का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके साथ ही सिर्फ बात इतनी नहीं है, आप लो लाइट के अंदर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एक स्मूथ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लो लाइट या फिर कहूँ नाइट मोड के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बेनिफिट पता है क्या है, यहाँ पे जो V1 चिप है वो ये काम करती कि आपकी जो एक इमेज आ रही है, जो भी कैमरे से निकल के डेटा आ रहा है उसे प्रोसेस करेगी और आपको रियल टाइम में डिस्प्ले पे दिख जाए कि एग्जैक्टली जो आपकी इमेज है वो कैसी कैप्चर कर रहा है। नाइट विजन मोड के अंदर भी आपको दिख जाएगा कि डिस्प्ले जो रहता है वो वीडियो कैसा बना रहा है, किस टाइप का वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। जनरली दूसरे फोन से कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनका ISP है उन्हें करने से रोकता है। V1 चिप का यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से फायदा उठाया है। और आप लो लाइट में भी अगर वीडियो बना रहे हैं, कम लाइट है उसके बावजूद भी हिल रहा है, स्टेबल वीडियो, ब्राइट वीडियो, क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी, इसमें आपको कोई शक देखने को मिलेगा ही नहीं। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन वाला काफी अच्छा फीचर है। यानी कि फोन को मान लो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फोन मेरा 180 डिग्री नीचे पहुंच गया। नॉर्मली क्या रहता है, वीडियो मेरा अपसाइड डाउन हो जाएगा ना, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मिक्स किया उन्होंने और इस तरीके से बनाया कि फोन जो रहता है आपका पूरा ऊपर नीचे टेढ़ा कैसा भी हो जाए, ये वीडियो को स्टेबल रखने की कोशिश करता हो, वीडियो को एकदम सीधा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एक अच्छा फीचर इन्होंने यहाँ पे डाला है, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा डाला है वो कि 2x जूम के साथ आता है। बेसिकली उसका जो यूज होता है वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में किया जाता है और यहाँ पे मैंने लो लाइट के अंदर यानी कि रात के अंधेरे के समय कुछ पोर्ट्रेट फोटो
फोटोग्राफ लेने की कोशिश करी, लो लाइट थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी इमेजेस देखने को मिली। इसके साथ ही 5x भी, और 5x के अंदर भी आप पोर्ट्रेट इमेजेस वगैरह ले सकते हैं, और एक 8 मेगापिक्सल का 5x का जो पेरिस्कोप जूम होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन बात यह कि इससे आप जो लंबा जो जूम होता है वो भी ले सकते हैं, अप टू 60x का। लेकिन बात यह कि यहाँ पे जो इनका कैमरा सेटअप है और ये पेरिस्कोप जूम लगा हुआ है, इन सब की जो ताकत होती है वो दिखाने के लिए एक छोटा सा मोड डाला है, सुपर मून मोड। अब सुपर मून मोड मैं सोच रहा था यार क्या चांद वगैरह की फोटो लेगा, मतलब आप खुद सोचो कि मोबाइल, नॉर्मल मोबाइल कोई सा भी ले लो, आप उससे चांद की फोटो लो, क्लियर नहीं आती। लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि शायद V1 चिप जो डाली है उसकी ताकत दिखाने के लिए, वो कितना पावरफुल है, इमेज प्रोसेसिंग कैसे कर सकता है, इसलिए शायद इस मोड को डाला गया। यहाँ पे मैंने लिटरली मून की फोटोग्राफ्स कैप्चर करे प्रॉपर 60x के, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल हैंड हेल्ड कैप्चर किया। 60x पे फोन बहुत ज़्यादा हिलता है, इमेजेस बहुत ज़्यादा शेक होती है, ट्राइपॉड या स्टेबल कर देता तो शायद इमेजेस और बेटर आ जाते हैं। लेकिन हैंड हेल्ड यहाँ से मैंने मून की फोटो ली, मून की सरफेस विजिबल हो रही है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे फीचर देखा है तो शायद मून वाली फीचर कोई ज्यादा काम का है नहीं। कितने आखिर जो लोग हैं वो मून की फोटोग्राफ खींचेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन बात है कि शायद V1 चिप जो उन्होंने डाली उसकी ताकत दिखाने के लिए कितनी पावरफुल है कि यहाँ से आप बैठे बैठे मून का फोटो ले सकते हैं। सिर्फ इस चीज को डालने के लिए इस फीचर को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, तो ये एक चीज अच्छी है। इसके साथ ही एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह के ये सब मोड है। और बात की जाए यहाँ पे कार्ल जीस की, तो जनरली हमने देखा ना कि कार्ल जीस ऐसे किसी कैमरा मेकर का नाम या लेंस मेकर का नाम सिर्फ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। यहां पे ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो यहां पे जो लेंसेज देखने को मिल रहे हैं उन पे टी स्टार कोटिंग है। कहने का मतलब यहां पे है कि जनरली आपको मोबाइल फोन के अंदर, कोई सा भी फोन उठा लो, उसके अंदर आपको प्लास्टिक लाइक के लेंसेज देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा फोन है जिसके अंदर सारे के सारे लेंसेज, सभी कैमरा में जो लेंसेज हैं वो आपको ग्लास के देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ग्लास के ऊपर टी स्टार की कोटिंग है। टी स्टार की कोटिंग लेंसेज में आती है कैमरा के, और उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि जो लेंस फ्लेयर आता है, जो लाइट आ रही है, सन को कैप्चर कर रहे हो, वो चीज को कंट्रोल करी जाए। और जो लेंस फ्लेयर जैसी चीजें रहती है ना कि एकदम से लाइट डिस्टॉर्ट हो गई, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए टी स्टार की कोटिंग डाली गई है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी जीस मोड के अंदर, पोर्ट्रेट के अंदर 4 मोड डाले गए हैं, जो कि देखा है तो सिमुलेट करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कार्ल जीस के जो महंगे लेंसेज होते हैं उनसे जो फोटोग्राफ निकलती उसको सिमुलेट करते अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ताकि वैसा ही इफेक्ट अपनी इमेजेस के अंदर ले जाए। ये एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है जो कि आपको वैसा रिजल्ट दिलाकर देगा जैसा आप किसी कार्ल जीस के कैमरा के लेंसेज से फोटोग्राफ ले रहे हैं। बस ये चीज यहाँ पे सिमुलेट की जा रही है, बता सकता हूं मैं। इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 60 FPS से स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड होगा। इसके साथ ही ये HDR में वीडियो, और हाँ HDR 10+ में भी वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जीस के कलर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जीस का बटन है तो आप जो नेचुरल कलर्स होते हैं इमेजेस के वो कैप्चर कर सकते हैं। और जीस वाले बटन को मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया, तो यहाँ पे जो वीवो की जो खुद की इमेज प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे आपको थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि यहाँ पे सारे के सारे लेंसेज कमाल के, और साथ में एक ऐसा काम करने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा देखने को मिले। बिल्कुल आपने सही सुना, इस फोन के अंदर टेक्निकली बात किया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का जो कैमरा सेटअप होता है वो डेवलप किया गया है, और शायद तभी इसकी इतनी ज्यादा कीमत देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे R&D वगैरह इतनी आसान नहीं रहती, और यहाँ पे कैमरा को लेकर कुछ ज्यादा काम किया। खैर यहाँ पे मैंने कैमरास को लेकर काफी ज्यादा बात कर ली, अब कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात करें। स्नैपड्रैगन 888 प्लस है, इंडिया का पहला फोन होता है जिसमें स्नैपड्रैगन 888 प्लस आ रहा है। हीटिंग वगैरह के बारे में बात करें, रेगुलर डे-टू-डे टास्क में हीटिंग मैंने ऑब्जर्व नहीं करी। और एक जो मैंने 888 के साथ जो प्रॉब्लम हमेशा से देखी है कि कैमरा को अगर आप यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं तो 888 प्लस हीट करता है, यानी कि स्नैपड्रैगन 888 हीट करने लगता है। यहाँ पे V1 चिप डाल के उन्होंने शायद यही चीज कंट्रोल कर ली कि स्नैपड्रैगन 888 का यूज कम से कम किया जाए कैमरा के अंदर, V1 चिप ज्यादा यूज की जाए, इसलिए हीटिंग कंट्रोल की जाए। लेकिन हालांकि शायद लंबे समय तक आप गेम खेलेंगे तब आपको पीछे की तरफ हल्का सा गर्म महसूस हो सकता है, तो ये एक चीज है। इसके साथ ही बात किया तो 2K E5 AMOLED डिस्प्ले, यानी कि E5 AMOLED डिस्प्ले जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले पैनल्स होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। फ्लेक्सिबल AMOLEड डिस्प्ले 10 बिट के कलर के साथ आता है, HDR 10+ को यहाँ पे सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले को जो प्रोटेक्शन है वो कोई भी कॉर्निंग रोलर ग्लास की नहीं है, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेंसेशन का ग्लास देखने को मिलता है। इसके साथ ही 12GB की LPDDR5 रैम है, 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल रही है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 10 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर है। लेकिन
बात है कि ऊपर का जो स्टीरियो स्पीकर है उसकी क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी कम लगी। नीचे वाला लाउड है लेकिन ऊपर वाला भी लाउड होता तो काफी अच्छी चीज रहती। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक IR रिमोट कंट्रोल वाला जो फीचर होता है, जैसे IR ब्लास्टर कहते हैं, वो भी है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक AC था, उस पर काम करने की कोशिश करी तो वहां पे वो ढंग से काम किया नहीं, तो ये एक बात है। इसके साथ ही बात करो, चारों तरफ जो फ्रेम मिल रही है वो पूरी मेटलिक मिल रही है और टॉप के ऊपर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी होती है उसका लोगो आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही पीछे की तरफ यहाँ पे आपको सैटिन एजी फिनिश के साथ देखने को मिलता है। एनिग्मा ब्लैक है कलर का नाम, और ऊपर की तरफ जो आपको देखने को मिलता है वो आपको सिरेमिक की शील्ड देखने को मिलती है, यानी कि एक सिरेमिक का जो मटेरियल है वो यूज किया गया है। ओवरऑल देखने में जो फोन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसके साथ ही बॉक्स के अंदर जो केस दिया गया है उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे काफी अच्छी है, जो हल्का सा आपको जो लेदर टेक्सचर का फील होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही एंड्रॉइड 11 के साथ आता है फनटच OS 12 है। फनटच OS के फीचर्स देखने को मिलते हैं, काफी हद तक इसे स्टॉक एंड्रॉइड जैसा रखने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, जैसे बायजूस का जो ब्लोटवेयर है वो देखने को मिलता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि कस्टमाइजेशन वगैरह के सॉफ्टवेयर में सही है। और एक बात है कि यहाँ पे आपको लीनियर वाइब्रेशन मोटर देखने को मिलती है X एक्सिस में, तो वाइब्रेशन तो फोन की अच्छी है। गेमिंग मोड है, गेम मोड के अंदर जो हैप्टिक फीडबैक होते हैं 4D वाइब्रेशन होती है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन बात है कि सॉफ्टवेयर के अंदर वाइब्रेशन को और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था, जिससे रहता कि अगर कुछ भी अगर इंटरेक्ट कर रहे तो वहां भी वाइब्रेशन का फील आता। तो ये एक चीज लगी कि सॉफ्टवेयर अपडेट से इस चीज को सॉल्व कर दे तो वो एक बेटर चीज रहेगी। मतलब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फोन के अंदर, लेकिन ये लगा कि सॉफ्टवेयर में हैप्टिक फीडबैक को बेटर इंटीग्रेट किया जा सकता है यहाँ पे। और इसके साथ ही जो फोन है यहाँ मुझे थोड़ा सा भारी सा लगा यहाँ पे, तो वो एक बात है क्योंकि काफी ज्यादा हैवी फोन हो जाता है। और बात है कि यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 55 वॉट की वाइड चार्जिंग का सपोर्ट है। तो दोस्तों ये सारी बातें हो जाती है यहाँ पे Vivo के X70 Pro Plus की। प्रोज में बोलना चाहूंगा V1 चिप काफी कमाल करती है, कोई गिमिक नहीं है। कार्ल ज़ीस के लेंसेज, गिम्बल कैमरा, ये भी कोई गिमिक नहीं है। कैमरा में नेक्स्ट लेवल का जो काम होता है वो किया गया है, और स्नैपड्रैगन 888+ की जो परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, और डिस्प्ले के अंदर जो क्वालिटी अचीव की जा रही है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कॉन्स में बस मैं बोलना चाहूँगा कि फ़ोन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे हैवी लगा, और ऊपर की तरफ शॉर्ट सेंसेशन की प्रोटेक्शन उन्होंने दे रखी है। और एक बात ये कि इतना महंगा फ़ोन होने के बावजूद भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई प्रॉमिस नहीं किया गया कि आखिर कितने एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट, कितने सिक्योरिटी पैचेस लेगा, जो आज के समय में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं वो चीज़ यहाँ से छोटा सा मिसिंग है। तो दोस्तों ये सारी बातें होती Vivo के X70 Pro Plus के बारे में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे Vivo ने सच में एक अच्छा काम किया। अगर इस टाइप की टेक्नोलॉजी अगर अपने सस्ते फ़ोन के अंदर भी लाना चालू कर देना, ये गेम चेंजर वाली बात होगी। लेकिन सीरियसली 70 Pro Plus में अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगा के कुछ ऐसा काम करना, अचीव करना, वो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कि आने वाले समय टेक्नोलॉजी आपको और किन फोन्स में देखने को मिलती है, क्या Vivo से अपना और दूसरे फ़ोन में लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बाय द वे आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप लोगों का इसका कैमरा कैसा लगा, सैंपल्स मैंने दिखाए थे, तो आपका जो ओपिनियन नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में, गुड बाय।